हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक के बारे में। ठीक है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टैक क्या होता है? सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर को लेकर के हम जो समझ रहे हैं उस चीज को एक बार और रिवाइज कर लें कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा का स्ट्रक्चर, यानी डेटा को मेमोरी में स्ट्रक्चर करना। ठीक है, आप मेमोरी के अंदर डेटा को जिस तरह से अरेंज कर रहे हो वही काम तो हम करते आ रहे हैं अभी तक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते समय। जैसे एरे के केस में क्या किया था, हमने कॉन्टिग्यूअसली अलोकेट किया था मेमोरी को, और उसी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में हमने डेटा को फिल किया था एरे के केस में। जब हमने बात की लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट के केस में क्या किया, हमने डेटा को सीक्वेंसली मैनेज किया है बट स्टोर नहीं किया है सीक्वेंसली स्टोर करने का मतलब है कॉन्टिग्यूअसली स्टोर करना। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में हमने कॉन्टिग्यूअसली स्टोर नहीं किया है, लेकिन मैनेज उसे सीक्वेंसली किया है। यानी अगर एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है तो सीक्वेंसली वी कैन गो फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते चले जाओ, आप एक के बाद एक चलते चले जाते हो। एरे को जब आप एक्सेस करते हो तब भी आप जीरो से इंडेक्सिंग +1 करते जाते हो, +1 अगले अगली नोड पे अगले इंडेक्स पे आप जाते हो और अगला डेटा आप फाइंड आउट कर पाते हो कि एरे की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा डेटा, क्या डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एरे के केस में क्या है कि मेमोरी लोकेशन भी कॉन्टिग्यूअस है और आपका जो एक्सेस है वो भी क्या है, सीक्वेंशियल है। इसीलिए एरे को हम क्या कहते हैं, एरे को सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल डीएस। लेकिन जहां लिंक लिस्ट की बात आती है, इफ समवन आस्क्स यू कि लिंक लिस्ट किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ये सीक्वेंशियल है या नॉन सीक्वेंशियल है, तो आप ये बताओगे कि ये दोनों है। ठीक है, ये सीक्वेंशियल भी है और नॉन सीक्वेंशियल भी है। ठीक है, आइए देखते हैं कि सीक्वेंशियल कैसे है। जब हम बात करते हैं कि ये सीक्वेंशियल है, देन हम किस बेस पे कह रहे हैं? हम इस बेस पे कह रहे हैं कि जब हम इसको एक्सेस करते हैं, इसकी जो एक्सेसिंग है, हम वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम एरे के केस में आगे बढ़ते हैं तो +1 करते जाते हैं इंडेक्स को। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे जब आप लिंक लिस्ट यूज करते हो तो आप वहां पे सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाते हो। ठीक है, और आगे बढ़ते चले जाते हो। तो व्हेन यू एक्सेस द डेटा इन द लिंक लिस्ट, देन यू आर मैनेजिंग द डेटा इन सच अ वे कि आप जो है वन बाय वन नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए सीक्वेंशियली यू आर मूविंग सीक्वेंशियली इन द लिंक लिस्ट। सो दैट इज व्हाई इट्स अ सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर इन दैट सेंस। व्हेन यू आर एक्सेसिंग द डेटा, जब आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो तब आप सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसे यूज कर रहे हो। लेकिन जब आप नोड्स एलोकेट करते हो, जैसे एक नोड आपने एलोकेट की, वो मेमोरी में 1000 पे हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगली नोड ऐसा नहीं है। सपोज करो इस नोड का साइज क्या है, 12 बाइट्स है। ठीक है, 12 बाइट सपोज इस नोड का साइज है। तो अगर आप एरे यूज करते हो तो अगली लोकेशन कहां होती, 12 + 12, यानी कि ये 1000 है तो यहां पे 1012 पे शुरू होता अगला। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट होता क्या है कि एक नोड अगर आपकी 1000 पे है तो दूसरी नोड हो सकता है आपकी 2048 पे कहीं हो। ठीक है, भले ही इसका साइज 12 है लेकिन ये सीक्वेंशियली कॉन्टिग्यूअसली अलोकेट नहीं हो रहा है। अगर कॉन्टिग्यूअसली अलोकेट हो भी जाता है तो भी दैट विल बी ओनली अ बाय चांस। जस्ट अ मिनट, वो केवल एक बाय चांस होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाय चांस के अलावा वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम इसको मैनेज करते हैं मेमोरी में कि हाउ वी विल अरेंज इन मेमोरी द नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट, हाउ दे विल बी अरेंज इन मेमोरी, उस केस में हम क्या करते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर जो लिंक लिस्ट हमने यूज की है, वो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, नॉन सीक्वेंशियल या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दोनों चीजें जो है, आप दोनों वर्ड्स याद रखिएगा, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो जब हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लिंक लिस्ट को पढ़ रहे होते हैं, तो इट्स लीनियर एज वेल एज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि ये लीनियर भी है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, ये समझ गए हम। ठीक है, अब हम आइए देखते हैं आज का जो स्टैक हम यूज कर रहे हैं, स्टैक को पढ़ेंगे। स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटा को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करेंगे हम। ठीक है, तो जब हम एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को हम पर्टिकुलर वे में डेटा को अरेंज करेंगे तो वो अरेंजमेंट के बेसिस पे ही उसे उस पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, जैसे स्टैक के केस में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जैसे आप कभी शादी वादी में गए होंगे
ठीक है, या फिर कहीं पार्टी में गए होंगे तो वहां आपने ढेर सारी प्लेट्स वन बाय वन एक के ऊपर एक रखी देखी होंगी ऐसे। ठीक है, जब भी कोई इन प्लेट्स को सजाता है तो वो प्लेट्स क्या करता है, वन बाय वन ऐसे रखता चला जाता है एक के ऊपर। ठीक है, वन बाय वन एक के ऊपर एक रखता चला जाता है। ठीक है, ये प्लेट सबसे पहले रखी गई होगी, ये प्लेट सबसे लास्ट में रखी गई होगी। जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी गई होती है वही प्लेट आप क्या कर लेते हो, पिक कर लेते हो। तो आपने किया क्या, क्या अरेंजमेंट है ये, जो पहले रखा फर्स्ट, जो फर्स्ट रखा था वो लास्ट आउट होगा, और जो लास्ट में रखा था, लास्ट में रखा गया, स्टोर किया गया, वो फर्स्ट आउट होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, यही क्या है, यही आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। यही मेमोरी में जो डेटा का अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। ठीक है, और इसी के बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं स्टैक को मैनेज कैसे किया जाता है, किस तरीके से स्टैक इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है, कोड में हम क्या यूज करते हैं स्टैक को मैनेज करने में, कोड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन का एक जो मेथड है वो है एरे के थ्रू। ठीक है, एरे के थ्रू कैसे है, आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप जानते हो कि कितने एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं, तो आप कैसा एरे ले सकते हो, आप एक ऑटो डेटा टाइप वाला एरे ले सकते हो। ऑटो टाइप, ऑटो टाइप मींस आपको साइज पता है, जस्ट अ मिनट, आपको साइज पता है, ऑटो के केस में साइज पता होता है। जैसे आप इंट ए 10 लिखते हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो स्टोरेज अलोकेटर होता है वो ऑटो होता है, आप लिखो या ना लिखो वो ऑटो होता है। ठीक है, तो एक तो ये होता है ऑटो टाइप जहां पे साइज पता हो, तो वहां पर आप ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के साइज का, आप जो है पर्टिकुलर डेटा टाइप का एक निश्चित साइज का, अगर आपको साइज पता है पहले से कि हाँ इतना ही साइज होगा, कभी भी ये साइज नहीं बदलेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक प्री फिक्स्ड प्री साइज्ड एरे आप ले लोगे। जैसे कि 10 का ही होगा, मेरे पास 10 एलिमेंट ही होंगे, तो अपने कोड में आप सीधे इंट a10 लिख दोगे और उस डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करोगे। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर जब भी हम डेटा मेंटेन करते हैं, इस बात को याद रखिए कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तब तो वहां पर ये मजेदार चीज है, आप जो है फिक्स साइज का एरे बना लो और उसके बाद करते रहो काम। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं जहां पे डेटा आता है जाता है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज डेटा को मैनेज करने के लिए होता है रियल एनवायरनमेंट में। अभी जो आप चीजें पढ़ रहे हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में उतरोगे, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप जानते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अभी स्टूडेंट हो, तो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा जब आप जॉब करोगे कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं, कैसे ये मेंटेन की जाती हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ में जो डेटा होता है वो हमारे पास फिक्स साइज का नहीं होता है। जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो डेटा फिक्स्ड साइज का नहीं होता है। जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, अगर आप सपोज करिए कि आपके कॉलेज में जो है स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, या फिर आपके रियल लाइफ में आपको ये देखना है कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में कितने लोगों ने अभी तक रिजर्वेशन करा लिया है, आज के लिए जितनी सीटें खाली थी या एक पर्टिकुलर डेट के लिए जितनी भी सीटें खाली थी उनमें कितने लोगों ने रिजर्वेशन करा लिया है। तो अभी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होंगे, हो सकता है 20 लोगों ने रिजर्वेशन करा लिया हो 12 बजे, 1 बजे हो सकता है कि वो गिनती 300 हो जाए, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इनकी स्टैक मेंटेन करनी है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें एक स्टैक के फॉर्म में मेंटेन करना है ये डेटा कि कौन कौन इसको रिजर्व करा चुका है सीट्स को, तो हम क्या करेंगे, 12 बजे हमें 20 चाहिए, 20 की जगह चाहिए, मेमोरी में 20 पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने लायक जगह चाहिए। लेकिन जैसे ही 1 बजेगा उस समय मुझे 300 की स्टोर करने की इंफॉर्मेशन, 300 लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है कि डेटा साइज फिक्स नहीं होता रियल वर्ल्ड में। इसीलिए अगर आप एरे का इस्तेमाल कर रहे हो डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, कौन से डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, स्टैक को मेंटेन करने के लिए, तो इन दैट केस आप क्या करो, या तो डायनेमिक एरे लो, ठीक है, या तो डायनेमिक एरे के फॉर्म में उसको इंप्लीमेंट करो, या फिर आप इंप्लीमेंटेशन करो उसको लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, और वो भी डबली लिंक लिस्ट, सो दैट आगे पीछे मूव करना आसान हो, राइट। आपको
जो आपका स्टैक होता है, उस केस में आप जरा सोच करके देखिए कि किस तरह की लिंक लिस्ट आपको चाहिए होगी। आपको चाहिए होगी उस केस में डबली लिंक लिस्ट। एक बार आप ऊपर जाओगे, दूसरी बार आप जब निकालोगे, फेच करोगे डेटा को, तो वो ऊपर से नीचे की ओर आओगे। तो टू डायरेक्शनल आपको फ्लो चाहिए, ठीक है। आप अगर डबली लिंक लिस्ट यूज करते हो तो टू डायरेक्शनल, अगर आप स्टैक को लिंक लिस्ट की तरह यूज करना चाहते हो तो पहले तो आप वन बाय वन आप डेटा फिल करते जाओगे, फिर जैसे ही डेटा फिल हो जाएगा यहां से आपको पीछे भी आना है निकालने के लिए, ठीक है, डेटा को वापस निकालने के लिए, वापस फेच करने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कि आप डेटा डालोगे लिंक लिस्ट में, और फिर उसके बाद डेटा लास्ट वाला जो नोड है उसको निकालोगे, फिर उसके बाद जो ऊपर की लास्ट नोड बढ़ेगी उसको निकालोगे। ये जो अरेंजमेंट है, जिस तरीके से हम एक्सेस करेंगे स्टैक को, उस केस में हमें, अगर हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में इस डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं या इस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उस केस में आपको क्या लेनी पड़ेगी? डबली लिंक्ड लिस्ट लेनी पड़ेगी। यही है फंडा इसका, ठीक है। अब आप दो ऑपरेशंस इसके याद रखिए, दो ऑपरेशंस होते हैं इसके। एक ऑपरेशन होता है पुश। पुश क्या होता है? डेटा को फीड करना, डेटा फीड करना स्टैक में। स्टैक में जब आप डेटा फिल कर रहे हो, यानी जब आप स्टैक में डेटा को वन बाय वन, एक के ऊपर एक रखते जा रहे हो, इसको कहते हैं पुश करना। और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन है पॉप, ठीक है, डेटा को फेच करना, ठीक है। फेच कैसे करोगे? स्टैक से लास्ट वाला जो होगा उसे पहले निकालोगे, उसके बाद नीचे से जो डेटा होगा उसको निकालते चले जाओगे, ठीक है। वन बाय वन ऐसे करके आप निकालोगे। तो इस केस में डबली लिंक लिस्ट का यूज आप इस तरीके से करोगे अगर आप पुश और पॉप करना चाहते हो, और अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो स्टैक को, तो डबली लिंक लिस्ट के फॉर्म में ही आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर हम बात करें एक एरे की, डायनेमिक एरे की, कि डायनेमिक एरे को कैसे यूज करेंगे, तो होता क्या है कि डायनेमिक एरे के केस में आप तभी यूज करें, कंडीशन क्या होगी डायनेमिक एरे की? डायनेमिक एरे की कंडीशन क्या होगी? सपोज करो कि कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ध्यान से सुनिएगा, यही प्रैक्टिकल जो थ्योरी है ना, प्रैक्टिकलिटी जो है, यही आपको पता होनी चाहिए कि क्यों हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अगर आपका मन करता है कि नहीं, मैं तो लिंक लिस्ट के फॉर्म में इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, मुझे डायनेमिक एरे के फॉर्म में ही इंप्लीमेंट करना है। डायनेमिक एरे क्या? वही जो मैलोक करके या फिर न्यू करके जो आप मेमोरी एलोकेट करते हो, न्यू इंट, या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, उसमें 20 का डेटा स्टोर कर लिया, ठीक है। ये कब इस्तेमाल करोगे? उस सिनेरियो को आप समझो, उससे आप समझ जाओगे कि कब आप स्टैक नाम के इस डेटा स्ट्रक्चर को कब डायनेमिक एरे के फॉर्म में यूज करोगे। सपोज करो कि आपका एक एप्लीकेशन है, गेम खेलते हो आप, ठीक है, गेम खिलाते हो लोगों को, ठीक है, गेम वाला एप्लीकेशन है। और उस गेम में क्या है कि जितने रजिस्टर्ड यूजर हैं केवल वही खेल सकते हैं, कोई भी बाहर से यूजर आकर के नहीं खेल सकता। इट मींस कि कोई एनोनिमस यूजर नहीं खेल सकता, ठीक है। रजिस्टर्ड यूजर खेल सकता है, एनोनिमस यूजर नहीं खेल सकता, सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर खेल सकते हैं। तो रजिस्टर्ड यूजर की इंफॉर्मेशन आप कहीं तो सेव करोगे, डेटाबेस होगा कहीं। अगर आपको डेटाबेस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग डेटाबेस यूज किए जाते हैं, जैसे सीक्वल सर्वर है, जैसे आपका ओरेकल है, माई सीक्वल है। तो डेटाबेसेस यूज किए जाते हैं, वहां डेटा में टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो। तो ऐसे ही एक टेबल में आप रजिस्टर्ड यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो कि वो किस एज का है, कब उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, वो कहां का रहने वाला है, वो 18 साल से ऊपर का है या नहीं, ठीक है। फलाना फलाना जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो वो आप यहां पे स्टोर कर सकते हो टेबल में, ठीक है। अब आप सपोज करिए कि अब आपका गेम स्टार्ट हुआ है, आपका गेम जो है ना चल रहा है। अब जब आपका गेम चल रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि जितने भी रजिस्टर्ड यूजर होंगे बस वही खेलेंगे। तो आपको आपका जो यूजर टेबल है, जिस टेबल में आपने सभी यूजर की इंफॉर्मेशन रखी है, उसका साइज तो आप जानते हो। सपोज करो, उसका साइज कैसे जानते हो? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकालने का तरीका होता है सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक। अगर आपने डेटाबेस पढ़ा हो तो आपको यह पता होगा, सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक जब क्वेरी चलाते हो किसी टेबल पे, तो उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड आपके सामने क्या आ जाते हैं? सामने निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। जब वो सामने निकल के आ जाते हैं, सपोज करो आपका साइज निकल के आ गया 200, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके, जब आप डेटा को मैनेज करोगे, तो अगर आप डायनेमिक एरे यूज करना चाहते हो तो आपको पता है कि इतने ही रजिस्टर्ड यूजर, अभी तक जितने भी रजिस्टर्ड हैं बस वही यूजर आ सकते हैं। और आपको यह भी पता है कि गेम के चलते समय अगर कोई नया रजिस्टर्ड यूजर आता है तो इस गेम में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो सीधा सा सिनेरियो है, वहां पर आपको अगर मन करता है कि ऐसे किसी सिनेरियो के लिए अगर आप स्टैक के फॉर्म में या फिर कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं, एरे यूज करना चाहते हैं इन यूजर्स की इंफॉर्मेशन रखने के लिए, तो उस केस में आप क्या करोगे? डायनेमिक एरे यूज कर सकते हो। सपोज करो आपका मन करता है कि आप स्टैक यूज करोगे, ठीक है। तो उस केस में, स्टैक के केस में आपको साइज पहले से पता है,
200 की साइज है, आप स्टार्टिंग में ही आपको पता है कि 200 से ज्यादा यूजर है ही नहीं, इतने ही यूजर गेम खेलते समय आप सामने आ सकते हैं, हमारे रूम में आ सकते हैं, ऑनलाइन जो रूम है उसमें आ सकते हैं। तो 200 के केस में क्या किया आपने, सिंपली क्या कर दिया, न्यू इंट यहाँ पे 200 कर दिया, या फिर जो भी साइज था वेरिएबल में ले लिया और उसको यहाँ पे न्यू इंट दैट साइज आपने ये कर दिया। तो इस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि डायनेमिकली कितने भी यूजर आएंगे वन बाय वन और आप उनको भी हैंडल करोगे, अभी इसमें 200 थे, हो सकता है टेबल में ही 200 से ज्यादा हो जाएं और उनको भी आपको हैंडल करना है, तो बार बार आप इसका साइज थोड़ी बदलोगे। पहले आपने साइज बदल दिया, फिर आपको लगा कि एक और बंदा आया, फिर आपने देखा कि ओह मैंने तो 200 का ही बनाया था, अब मैं इसको क्या करूंगा, नए बंदे आ गए हैं तो 400 का बना देता हूं। तो ये चीजें अगर आप करोगे तो आपका प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, और क्या होगा, आपके प्रोग्राम में गलतियां होने के भी बहुत से चांसेस रहेंगे, और आपके प्रोग्राम का जो रन टाइम है, जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, इतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, इतना अच्छा रन टाइम उसका नहीं रह जाएगा। इसी वजह से क्या है कि इसीलिए ये चीज मैंने आपको यहां पर डिस्कस करके बताई है कि आपको किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और साथ ही ये भी समझ में आया होगा कि अगर आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है अपने किसी प्रोग्राम के लिए, ठीक है, तो आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करोगे। हालांकि जब आप प्रोफेशनली काम करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले से ही स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये डेटा स्ट्रक्चर्स बनी बनाई लाइब्रेरीज मिलती हैं। लेकिन ये जो डेटा स्ट्रक्चर आप यहां पर पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं व्हेन वी डू कोड, जब हम प्रोग्राम करते हैं, देन हाउ डू वी टेक डिसीजंस। ठीक है, हाउ डू वी मेक डिसीजंस, इसीलिए आपको मैंने ये चीज पढ़ाई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और निश्चित रूप से अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आगे चल करके हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टैक के फॉर्म में हम लिंक लिस्ट का स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं, और प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, और अगर आप नए आए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बेहतरीन मटेरियल, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं देने की हमेशा कोशिश करता हूं। आप बाकी प्लेलिस्ट भी जाकर के देख सकते हैं, आपको इस बात का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। नमस्कार।